75 सालों का इतिहास तो ये बताता है कि आप हर लड़ाई के बाद कमज़ोर हुए और आज आपके हाथ में शायद गाज़ा पट्टी वाला एरिया भी नहीं है। अमेरिका और नेटो की ताकत की बेस के ऊपर इसराइल अपने वजूद को बचाए हुए है। इसराइल को देश नहीं बल्कि इसराइल को अमेरिका की चौकी कहते हैं जो मिडिल ईस्ट में कायम है। जो एक सिनेरियो इसराइल ने अपने लिए बनाया था कि नाकाबिल शिकस्त एक आर्मी, नाकाबिल शिकस्त एक ताकत इस पूरे रीजन के अंदर, हिजबुल्लाह ने उसकी उस चीज़ को 2006 में तोड़ा। जंग के फैसले इस बात से नहीं होते कि आप कितने बच्चे मार रहे हैं, कितने लोगों को कत्ल कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बर्बाद कर रहे हैं, कितनी बिल्डिंग्स को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। जंग के फैसले उस जंग में मुअय्यन किए हुए अहदाफ पाने के बाद होता है कि आपने जो हदफ तय किए थे आया वो हासिल किए या नहीं किए। इजराइल के अंदर भी 18 से 20% पॉपुलेशन मुसलमानों की है जो इजरायली नागरिक हैं। 18% मुसलमान इसराइल ने नहीं बसाए हैं। 18% क्या बल्कि पूरे फ़िलिस्तीन में मुसलमान थे। यानी उनकी 3 नस्लें उस टेंट के अंदर गुजर गई। लेकिन आज भी इस उम्मीद में है कि एक रोज़ ज़रूर हम फ़िलिस्तीन के अंदर वापस जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये इरादा और ये जो हिम्मत है, ये हौसला जो है, इसको शिकस्त नहीं दे पा रहा है इसराइल। एक यमन कि जो इतना कमज़ोर होने के बावजूद फ़िलिस्तीन का साथ दे सकता है, तो क्या मिस्र, इजिप्ट, जॉर्डन इनका साथ नहीं दे सकते? रेसिस्टेंस में हो सकता है आपको खून देना पड़े, अपना घर देना पड़े, अपने लोगों की कुर्बानियाँ देनी पड़े, लेकिन तस्लीम हो जाना, सरेंडर हो जाना, उससे कहीं ज़िल्लत आमेज़ है। आपको पूरी नस्लों की कुर्बानी देनी हो। 1.5 साल इसराइल ने हमास से जंग करने के बाद ये पता नहीं कर पाया कि उसके हॉस्टेजेस हैं कहाँ। वो टनल्स जो ऑपरेट कर रहे थे जहाँ से हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड के लोग, उन टनल्स का आज तक इसराइल को नहीं पता हो पाया। अगर हम बाहर से देखें एज ए न्यूट्रल तो ऐसा लगता है कि भारत शायद इजराइल के भी साथ है और फ़िलिस्तीन का जो कॉज है उसके भी साथ है। हमने देखा कि जो इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी हैं वो फ़िलिस्तीन में गज़ा के साथ खड़े थे। फ़िलिस्तीन के मुसलमान हो या इजराइल के यहूदी हो, ये दोनों ही किसी ना किसी रूप में किस्मत के भी मारे। ये कौन सी थ्योरी है कि हिटलर का बदला फ़िलिस्तीन की कौम से लिया जाए? वो राशन की लाइन में खड़ा है, वहाँ पर भी बम गिर सकता है। वो अस्पताल में अपनी बच्ची का इलाज करवा रहा है, वहाँ भी बम गिर सकता है। और सड़क पे गाड़ी में जा रहा है, वहाँ भी बम गिर सकता है। उनकी खुददारी और उनकी जो इज्जत है वो अपने बच्चे की मौत से ज़्यादा अहम है। वेस्ट की जितनी भी मीडिया थी वो गज़ा की सड़कों पे घूम रही थी हमारे सामने कि कोई बच्चा मिले, कोई बूढ़ा मिले कि जो हमास के 7 अक्टूबर के हमले को कंडम करे। ईरान सिर्फ एक चीज़ में मात खाया, एक चीज़ में शिकस्त खाई है उसने, और वह है मीडिया। क्या वो सूरत हाल हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है जहां ईरान और इजराइल में सीधा कोई कॉन्फ्लिक्ट, सीधा कोई वॉर हो? वो अमेरिका का वजूद इस पूरे खित्ते में ख़तरे में पड़ सकता है। दोस्तों, आम तौर पर हम हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी अमेरिका और यूरोप को लेकर काफ़ी होती है। ख़ास तौर पर वहाँ के लोग अगर हमारे बारे में कुछ अच्छा बोल दें तो हमारा 250-300 ग्राम खून तो ऐसे ही बढ़ जाता है। मगर दुनिया का एक हिस्सा ऐसा है जो शायद हम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। वो लोग हमसे प्यार भी बहुत करते हैं, जिससे हमारा खून का रिश्ता भी है, लेकिन हमें उनके बारे में बहुत कम पता है। वो हिस्सा है मिडल ईस्ट का। जी हाँ, मिडल ईस्ट को अक्सर हम वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जानते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट में इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिससे जानने की, जिसे सुनने की ज़रूरत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आपको ऐसी कहानियाँ बताएंगे जो शायद ही आपने इससे पहले सुनी होगी। जी हाँ, इनका नाम है अशरफ ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज़ैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं द लीडर्स मैगज़ीन, जो कि मिडल ईस्ट के ऊपर बेस्ड है, उसके एडिटर हैं। इसके अलावा इन्होंने ईरान में पढ़ाई की है और मिडल ईस्ट के कई बड़े देशों में इन्होंने 1 दशक से ज़्यादा वक्त तक रिपोर्टिंग की है। तो मतलब काफ़ी किस्से, कहानियाँ या इनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा हम अगले 1 घंटे में लेने वाले हैं। ज़ैदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने ईरान में पढ़ाई की है, तो हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में रहकर सुनते हैं कि ईरान से हमारा जो रिश्ता है बहुत पुराना है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ का धार्मिक ग्रंथ है उसमें कॉमन है। संस्कृत और फारसी भाषा में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक कि जो डीएनए है, जिसका हेल्पो ग्रुप जिसे कहा जाता है जो मिडल ईस्ट का, वो भी हम लोगों का कॉमन है। कितनी सच्चाई इन बातों में?
देखिए, ईरान की अगर सिर्फ बात की जाए, मिडिल ईस्ट को भी छोड़ दिया जाए और सिर्फ ईरान की बात की जाए, तो ईरान और हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका संबंध खाली रिलेशन की वजह से ही नहीं है, बल्कि हमारा हिंदुस्तानियों का और ईरानियों का जो नस्ली ताल्लुकात हैं और एक जिसे कहते हैं कि जो एक उनसे जो खूनी रिश्ता है वो हज़ारों साल पुराना भी है और हमारा कल्चर भी वहीं से बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ईरान में गई हैं। आज भी जब हम बात करते हैं अपनी ज़बान की, जब बात करते हैं अपने कल्चर की, जब बात करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की हिंदुस्तान में, तो और जब बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल जो हमारा लिटरेचर है, एक ट्रेडिशंस जो हैं उनकी भी इवन, तो हम पाते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी हम देख रहे हैं और ईरान से वो यहाँ आई, जैसे कि एक लैंग्वेज का जो बड़ा मसला है, या वो कौमें जो हिंदुस्तान में बसी उनका ताल्लुक डायरेक्ट ईरान से, वो पहले ईरान में बसती थी या जो ईरान एम्पायर था वहाँ बसती थी और फिर यहाँ पे उन्होंने सरवाइव किया और यहाँ की असल चीज़ें बन गई। लेकिन ईरानी हिंदुस्तान के नाम पर आपको मेहमान बनाने के लिए तैयार होता है, आपको वो चाहता है आप उसके मेहमान बने, उसके घर जाएं और वो आपसे मोहब्बत का इजहार करता है। तो ये चीज़ें मैंने और किसी कंट्री के लोगों के साथ वहाँ होती हुई नहीं देखी जो हिंदुस्तानियों के साथ होती हुई। बिल्कुल। चलो इस चीज़ पर भी आपसे और बाद में बात करेंगे। अब थोड़ा सीरियस मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं। ज़दी साहब, पूरी दुनिया की निगाहें गज़ा पट्टी पर पिछले 1.25 सालों से थी। वहाँ के लोगों के साथ जो हुआ, जितने लोग मारे गए, अगर मैं गलत नहीं तो 46,000 लोग 1.25 सालों में मारे गए हैं, है ना। 95% वहाँ के स्कूल टूट गए हैं और आधी से ज़्यादा आबादी भुखमरी की कगार पर आ गई है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और 7 अक्टूबर का वो वाक़या देखते हैं 2023 का, जब साउथ इजराइल पे हमला हुआ, आपको क्या लगता है कि उसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या बाद में जो भी लोग हमदर्दी रखते हैं फ़िलिस्तीन से या हमास से, उनको लगता है कि वो एक टैक्टिकल एरर था क्योंकि सारी चीज़ें उठी वहाँ से? आप किस तरह से देखते हैं 1.25 साल बाद इन तमाम चीज़ों को? देखिए, गज़ा के अंदर जो भी हुआ है और जो हो रहा है वो 1.25 साल या 1.5 साल का नतीजा नहीं है। जो मसलन 7 अक्टूबर की बात की दुनिया ने और 2023 7 अक्टूबर को जो हुआ, सिर्फ वहाँ से लोगों ने गज़ा के इशू को देखना शुरू किया। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी गलती की और हमें वेस्टर्न मीडिया ने सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद ये समझाने की कोशिश की कि सारा जो इशू है वो यहाँ से शुरू हुआ है। जबकि देखिए 1948 में इसराइल का वजूद इस मंतक़े में, इस रीजन में, वेस्ट एशिया में आया। इसके अलावा एक जो 2 चीज़ें हुई, एक ये इसराइल का वजूद इस रीजन में और दूसरे 1979 की क्रांति जो ईरान में हुई। बहुत सारी चीज़ें इन्हीं 2 जो वाक़े हुए इनसे रिलेटेड हैं। इसराइल 1948 में जब स्टेबल हुआ तो उसने धीरे धीरे वो सारी कंट्री जो उसके इर्द गिर्द मिलिट्री तौर पे ताकतवर थी उनको एक एक करके अपने साथ मिलाने की कोशिश की और जो कंट्री नहीं मिली उसके साथ वॉर किया और उसको कमज़ोर किया और मजबूर किया कि उसके साथ वो एक एग्रीमेंट करे जिसको उसने पीस का नाम दिया। इसी तरीके से धीरे धीरे जब इजिप्ट के साथ ये हुआ, जॉर्डन के साथ ये हुआ, ये वो देश हैं जिनके पास अपनी एक मिलिट्री होती थी, अपनी एक ताकत होती थी। इसराइल ने धीरे धीरे इन तमाम देशों की मिलिट्री पावर को कम किया। कैसे भी वॉर 1967 का एक वॉर जो 6 देशों के साथ इसराइल ने किया, 6 दिन की जंग हुई और उसमें वो जो अरब देश जिसको कहा जाता है कि अरबों की इसराइल से जो जंग है, अरब वॉर के नाम से, उसके बाद इसराइल ने धीरे धीरे
एक वन बाय वन करके हर मुल्क को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और एक तरीके से फ़िलिस्तीन के इशू को उसने कमज़ोर करने की कोशिश की। ईरान 1979 में जो से ही क्रांति आई वो इन उसूलों पे आई कि इसराइल का मुकाबला उन्हें करना था, उन्हें फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र देश के रूप में चाहिए था। ये उनका उसूल था, स्ट्रैटेजी थी। उसी बुनियादों पे ईरान आगे बढ़ा और यही वजह थी कि वो ईरान के जो 1979 से पहले तक एक बड़ा हामी देश होता था ईरान इसराइल का, वो एक सबसे बड़ा सख्त दुश्मन क्रांति के बाद हो गया। और कहानी शुरू होती है अब कि जब दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी, एक शर्की ब्लॉक था, एक गरबी ब्लॉक था, एक ईस्ट था, एक वेस्ट। सोवियत यूनियन था एक तरफ, अमेरिका खड़ा हुआ था। ईरान ने दोनों को ही कंडम किया और ईरान ने एक नया नारा दिया और इस्लामिया किया। उन्होंने कि ना हम गरबी हैं ना हम शर्की हैं, बल्कि हम इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट को इस पूरे रीजन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया की कौमें इस नारे से मुतासिर हुई और ये इनकलाब के जो 1979 में आया, इसने बहुत सारी कौमों को हौसला दिया कि वह अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए अपने दुश्मन से लड़े। उसमें फ़िलिस्तीनी कौम भी एक कौम थी जिसने ईरान के इनकलाब से बहुत कुछ सीखा और सरेंडर करने की बजाय उन्होंने रेसिस्टेंस का एक मौक़िफ़ अपनाया। और इसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप इसी रीजन के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ अपने पैरों पे खड़े हुए। लबनान का इशू था, लबनान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट इसराइल का था, वहाँ पे हिजबुल्लाह जैसा तंजीम वजूद में आई। इसी तरह हमास वजूद में आई। इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप्स थे जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी का भी नारा लगाते थे, प्लस अपने देश के अंदर होने वाले अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़े होने का भी दावा करते थे। इसी तरीके से अफ्रीकी देशों में भी इस इनकलाब ने लोगों को मुतासिर किया और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इस इनकलाब से को प्यार और मोहब्बत की नज़रों से देखते थे, उससे एक लगाव, एक जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन जदी साहब बीच में आपको यहाँ रुकना चाहूँगा, लेकिन अगर हम हिस्ट्री पर ही देखें 70-75 सालों की, जब इजराइल वजूद में आया, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर जो भी या यूएन की निगरानी में जो भी वहाँ इजराइल को हिस्सा मिला, वो उस वक्त आज के मौजूदा इजराइल का 1/3 हिस्सा था, 2/3 तब अरबों के पास। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। अब जैसे ब्रिटिशर वहाँ से जाते हैं तो अरब ममालिक जो हैं वो अटैक इजराइल पे करते हैं, तो इजराइल को मौका मिल जाता है, कुछ ज़मीन और हथिया लेता है। फिर 2/3 इजराइल के पास चला जाता है और 1/3 में बाकी जगह रह जाती है। फिर आपने 56 का जो स्वेज कनाल वाला जो वॉर था वो हुआ, फिर 60s में अरब देशों ने हमला किया वो था, और आज की तारीख पर अगर हम आते हैं, मेरा सवाल ये है कि 47 से लेकर आज तक आप कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है कि हमें अपना हक पाना है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उस हर लड़ाई के बाद इजराइल ने कुछ हिस्सा और हथियाया ही है। और आज हालत ये होगी कि गाज़ा पट्टी में भी फ़िलिस्तीन नहीं रह पा रहे हैं और ट्रंप का अगर बस चलेगा तो शायद इनको जॉर्डन या कतर में शिफ्ट करवा देंगे। तो ये क्या ज़िंदगी में जैसे कभी कभी हम कुछ लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो व्यवहारिक हो जाते हैं कि वक्त के बाद प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि मुझे इस लड़ाई में मैं गवाह ज़्यादा रहा हूँ, मेरी मानसिक शांति, दिमागी सुकून ज़्यादा जा रहा है, या मुझे मिल ज़्यादा रहा है। 75 सालों का इतिहास तो ये बताता है कि आप हर लड़ाई के बाद कमज़ोर हुए और आज आपके हाथ में शायद गाज़ा पट्टी वाला एरिया भी नहीं है। तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके बावजूद ये सुकून सिर्फ मन में रखा जाए कि कोई बात नहीं, हमें तो लड़ना है, देखा जाएगा जो होगा? नहीं, देखिए, मेरी नज़र में जो रेसिस्टेंस है उसकी ताकत पिछले 70 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वो फ़िलिस्तीनी और वो अरब देश के जो इसराइल का मुकाबला करने के लिए एक तरीके से तैयार नहीं थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। आज भी बहुत सारे डिक्टेटर जो अरब देशों के हैं वो ये चाहते हैं कि हम इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट करें, इब्राहिमिक अकॉर्ड उसी का एक नतीजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकलाब इस्लामी ईरान के आने के बाद जो ताकत रेसिस्टेंस को इस रीजन के अंदर मिली, वो उसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वो गज़ा कि जो अपने आप में इतना कमज़ोर था कि उनके सारे इख्तियारात इसराइल के हाथ में थे, जब उनसे इसराइल जंग करता है। देखिए, इसराइल
जब आप कहते हैं तो इसराइल खाली एक छोटा सा देश नहीं है, और ईरान उसको देश भी नहीं मानता, बल्कि ईरान उसको एक काबिज हुकूमत और अपार्थाइड स्टेट के नाम से जानता है। इसी तरह से बहुत सारे देश हैं जो इसराइल को कंट्री नहीं मानते, देश नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि इसराइल का जो वजूद है वो पूरा डिपेंड है उस वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, कि जो वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 70-80 सालों में हम देख रहे हैं जो अमेरिका के हाथों में। अमेरिका और नेटो की ताकत की बेस के ऊपर इसराइल अपने वजूद को बचाए हुए है, और इसराइल का कोई भी कदम बग़ैर अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता। मसलन जो मैंने देखा, इस पूरे रीजन में घूमा हूँ, मैंने देखा है कि लोग इसराइल को देश नहीं बल्कि इसराइल को अमेरिका की चौकी कहते हैं जो मिडिल ईस्ट में कायम। नहीं, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने नोट की है अक्टूबर 2023 से आज तक, कि अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे बाइडेन गवर्नमेंट में, वो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हर महीने 2 बार वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इजराइल जा रहे थे। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट क्या आता था कि इजराइल को हम कह रहे हैं कि तुम संभल जाओ, लेकिन इजराइल फिर भी वो हरकत कर रहा था। तो क्या वो जो दिखावे का सिर्फ समझाइश की बात थी, कि दिखावे के तौर पर कह रहे थे कि हम इजराइल को कह रहे हैं तुम संभल जाओ, क्योंकि अगर अमेरिका की बैकिंग नहीं होती तो इजराइल इस हद तक तो नहीं जाता ना? बिल्कुल। देखिए, इसराइल कुछ नहीं है मगर ये कि अमेरिका का एक बेस है, मिलिट्री बेस है, जो अरबों को कंट्रोल करने के लिए 1948 में इस खित्ते में लाके उनको बसाया गया, और एक कौम के जो जिनका अपना हक था उस सरजमीन पर रहने का, उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। मुसलसल गज़ा को अब तो ख़रीदने की बात हो रही है, और एक गैर कानूनी तरीके से वो सारे इदारे जो दुनिया के अंदर कायम हैं, हुकूक़ बशर की बात करते हैं, जो हुकूक़ की बात करते हैं, वो खामोश हैं। ये उनको मालूम है कि ये इदारे, दुनिया को भी ये इस वक्त एहसास हो गया है कि ये जितने भी इदारे हैं जो हुकूक़ बशर की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, या वुमेन राइट्स की बात करते हैं, या दूसरे एनिमल्स राइट की भी बात होती है, इनके कोई भी मकसद नहीं है मगर ये कि इसराइल की हिफाजत करना इस पूरे एरिए में। और वो हक जो इसराइल का है वो हक है, बल्कि इसके अगेंस्ट जो खड़ी हुई पार्टी है, जो भी खड़ा है, वो उसको वो हक हासिल नहीं है कि जो अपने हक की वो बात करे। देखिए, रेसिस्टेंस किस लिए मैं कह रहा हूँ कि आज मजबूत है। आज रेसिस्टेंस 70 साल में इसराइल का मुकाबला करने के लिए वो पिछले सालों से ज़्यादा आमादा है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि हिजबुल्लाह ने पहली एक जंग जो 2006 में हुई इसराइल के साथ, उसको इसराइल ने पहली बार अपनी हार को तस्लीम किया, और वो जो एक सिनेरियो इसराइल ने अपने लिए बनाया था कि नाकाबिल शिकस्त एक आर्मी, नाकाबिल शिकस्त एक ताकत इस पूरे रीजन के अंदर 1967 के बाद वो बन गया था, और एक हौका, एक ऐसी मिलिट्री जिसको कोई ताकत दुनिया की शिकस्त नहीं दे सकती। हिजबुल्लाह ने उस चीज़ को 2006 में तोड़ा, और उसके बाद जो ताकत मिली रेसिस्टेंस को, वो उसी ताकत का नतीजा है कि गज़ा जो 17 सालों से महसूर हो, जेल बन के रह गया हो, उस गज़ा के अंदर वहाँ के जो रेसिस्टेंस मूवमेंट है वो 1.5 साल तक इसराइल से मुकाबला करता है, और आखिरी दिन जब एग्रीमेंट की बात होती है, जब सीज़ फायर की बात होती है, तो वही गज़ा के जवान हैं जो इसराइल के ऊपर मिसाइल और हथियारों से हमला करते हुए नज़र आते हैं। यानी उनके लीडर्स मार दिए गए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, लेकिन वो इसराइल जिन अहदाफ के तहत मैदान जंग में आया था उनके सामने, वो एक भी हदफ पाने में नाकाम रहा। देखिए, जंग के फैसले इस बात से नहीं होते कि आप कितने बच्चे मार रहे हैं, कितने लोगों को कत्ल कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बर्बाद कर रहे हैं, कितनी बिल्डिंग्स को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। जंग के फैसले उस जंग में मुअय्यन किए हुए अहदाफ पाने के बाद होता है कि आपने जो हदफ तय किए थे आया वो हासिल किए या नहीं किए। तो मैं समझता हूँ आप कौन सा हदफ है इसराइल ने जो इस जंग शुरू करने से पहले तय किया था और वो हासिल किया हो। एक भी हदफ सबसे बड़ा ये था कि हम अपने हॉस्टेजेस को आज़ाद कराएंगे, यानी अपनी ताकत की बेस पे आज़ाद कराएंगे। अब मजबूर हुआ वो इसराइल के जो हमास को टेररिस्ट कहता था,
वो अमेरिका जो हमास को कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था, आखिर में मजबूर हुआ 1.5 साल जंग करने के बाद कि उनको टेबल के ऊपर आए और हमास से मुज़ाकरात करे, और मुज़ाकरात के नतीजे में वो लोग आज़ाद हुए और जो उनकी डिमांड थी उसको तस्लीम किया। और आज फ़िलिस्तीनी एक के बदले मसलन 30 या एक के बदले 90 की रेशो के साथ वो ये एग्रीमेंट अपने तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अभी के जो सूरत हाल है उस पर अगर जल्दी सब हम बात करें, सीज़ फायर हो गया है, ट्रंप ने एक फॉर्मूला अपनी तरफ से दिया है, वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए थे फ़िलिस्तीन के लोग गाज़ा से, उनको फ़िलहाल जॉर्डन में या कतर में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ उनकी बस्तियाँ बसाई जाए। इस बीच हम गाज़ा को फिर से बनाते हैं और बाद में इनको बसाया जाएगा। पहले तो ये कि क्या इस बात पे भरोसा किया जा सकता है और क्या जॉर्डन और कतर इसके लिए तैयार होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनियों को ले, क्योंकि जॉर्डन का जो पुराना तजुर्बा है 1970 वाला, जब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्लैक सितंबर वॉर जब हुआ था, है ना, जब फ़िलिस्तीनी ग्रुपों ने वहाँ पर जॉर्डन के शासक पर हमला कर दिया था, क्या उसके बाद जॉर्डन तैयार होगा? किस तरह से आज के सूरत हाल को देख रहे हैं? एक तो इन गज़ा में जो लोग थे उनके वहाँ सेटल होने को लेकर, और सीज़ फायर कितने वक्त तक चलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रंप जी जो हैं ये रेसिस्टेंस ब्लॉक के लिए एक अच्छी खबर है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा शख्स है। वो ट्रंप के जो यानी बात बाद में कही जाती है वो पहले कहता है, और वो जो चीज़ें छुपने एक डिप्लोमेसी की ज़बान में नहीं बोली जाती, वो उस बात को अपनी ज़बान से कहते हैं। ट्रंप ही नहीं बल्कि देखिए, ग्रेटर इसराइल के अंदर यही प्लान है जो ट्रंप ने कहा है और बोला है। ग्रेटर इसराइल के अंदर ये तमाम देश, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, या सीरिया हो, या लबनान हो, या पूरा फ़िलिस्तीन हो, ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा है जिस नक्शे के तहत इसराइल पिछले 70 साल से वॉर में है, हालत जंग में। वो हर उस कौम, हर उस मुल्क से हालत जंग में है जो इस ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आता है। ट्रंप जो आए हैं उनका अच्छाई ये है कि वो साफ साफ कहते हैं कि मसलन गज़ा को हम लेंगे, वो नहीं लेंगे बल्कि इसराइल चाहता है ले। और मसलन जो भी हिस्से हैं, वो चाहे इजिप्ट हो चाहे जॉर्डन हो, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने रेसिस्टेंस का साथ नहीं दिया। 1.5 साल तक गज़ा के लोगों ने रेसिस्टेंस किया, और मुख्तलिफ पूरे जो रेसिस्टेंस ब्लॉक हैं और मुख्तलिफ ग्रुप हैं, उन्होंने साथ दिया। मसलन एक यमन कि जो इतना कमज़ोर होने के बावजूद फ़िलिस्तीन का साथ दे सकता है, तो क्या मिस्र, इजिप्ट, जॉर्डन इनका साथ नहीं दे सकते? मैं समझता हूँ कि रेसिस्टेंस का साथ न देने की कीमत इजिप्ट और जॉर्डन को भी चुकानी होगी। लेकिन वो तो पहले 3-4 जंगें हार चुके हैं इजराइल से, हो सकता है ये उनका तजुर्बा जो पुराना हो, इसीलिए दोबारा अपने हाथ ना जलाना चाहते हैं। देखिए, जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर जो रूलर्स हैं, उनकी समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि अगर गज़ा रेसिस्टेंस कर सकता है तो हम अपनी मिलिट्री के बेस, अपनी ताकत की बेस पर बदरजे औला मसलन रेसिस्टेंस कर सकते हैं। ईरान का इन ग्रुप्स को और इन ममालिक को यही समझाना है कि ये रेसिस्टेंस तुम्हारे हक़ के लिए है, तुम्हारे अपनी आवाम के लिए है। चूँकि हमारे तक इसराइल, ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा हमारे तक नहीं पहुँचता, बल्कि वो अरब देशों को कब्जाने की एक नीयत है। उस नीयत से हम लोग वाकिफ़ हैं और आपको भी उसका मुकाबला करना पड़ेगा, आज नहीं कल आपको इसराइल का मुकाबला करना होगा। अगर मुकाबला करेंगे तो अपने हक़ को ले पाएंगे, और अगर नहीं सरेंडर हो जाएंगे तो वो ज़िल्लत, वो जो एक ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है जैसे आज फ़िलिस्तीनी जी रहे हैं, वही आपको जीनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ जो मुकावमती लीडर्स हैं, जो रेसिस्टेंस ब्लॉक के लीडर्स हैं, उनका नज़रिया यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि सरेंडर होने की जो कीमत है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो रेसिस्टेंस करने की कीमत है।
रेसिस्टेंस में हो सकता है आपको खून देना पड़े, अपना घर देना पड़े, अपने लोगों की कुर्बानियाँ देनी पड़े, लेकिन तस्लीम हो जाना, सरेंडर हो जाना, उससे कहीं ज़िल्लत आमेज़ है। आपको पूरी पूरी नस्लों की कुर्बानी देनी होगी, और वो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग कबूल नहीं करता, वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, लेकिन अभी जैसे सीज़ फायर हुआ, आपने कहा कि रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए जो बाकी ममालिक भी हैं उस खित्ते के, है ना, जो इसराइल के आसपास हैं, और आप कह रहे हैं कि वो उस तरह से नहीं भी दिखा रहे। जो गैरत उनको दिखानी चाहिए एक देश के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, वो गैरत वो नहीं दिखा रहे अभी। लेकिन जो सीज़ फायर हुआ, अब आपको लगता है कि आगे ये जो पूरी लड़ाई है फ़िलिस्तीनियों की, हमास की, इसकी क्या दिशा और दशा आप देख रहे हैं? क्या ये रेजिस्टेंस होगी या भी फ़िलहाल वहाँ पर शांति होगी, ये तैयारी करेंगे? कैसे आप इसको आगे देख रहे हैं? देखिए, अगर रेसिस्टेंस ना होता और गज़ा मजबूत ना होता, अगर अल-क़स्साम के जो फाइटर्स हैं और हमास की जो एक कारकर्दगी है वो कमज़ोर हो गई होती, गज़ा के अंदर इसराइल अपने को कामयाब होता हुआ देखता, तो कभी भी हमास के साथ वो सीज़ फायर ना करता, नहीं करता, बल्कि अपनी ताकत की बेस पर, यानी 1.5 साल इसराइल ने हमास से जंग करने के बाद ये पता नहीं कर पाया कि उसके होस्टेजेस हैं कहाँ। वो टनल्स जो ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ से हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड के लोग, उन टनल्स का आज तक इसराइल को नहीं पता हो पाया। तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है, कौन सी जंग है? ये रेसिस्टेंस के उन महान योद्धा और उन महान कर्नल्स जनरल्स की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने बनाई, और पिछले 40 और 46 सालों में जो ईरान ने के लीडर्स थे, ईरान के जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी, उन्होंने इस पूरे रेसिस्टेंस को इस तरह तैयार किया कि वो किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए आमादा रहे। भूख प्यास में कैसे इसराइल का मुकाबला हो, टैंकों का कैसे मुकाबला हो, क्लस्टर बम्स का कैसे मुकाबला हो, ये शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह और जनरल कासिम सुलेमानी जैसे कमांडर्स ने इनको बखूबी समझाया। और आज जितनी भी मूवमेंट है, जितना भी ये रेसिस्टेंस है, मैं समझता हूँ उसके अंदर शहीद याह्या सनवार जैसा लीडर, शहीद हसन नसरुल्लाह जैसा लीडर और जनरल कासिम सुलेमानी जैसे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है, जो इन्होंने इन लोगों को दिया है और इन लोगों को सिखाया है। आने वाली नस्लों को इन लोगों ने तैयार किया कि अगर ये जंग 100 साल तक भी चले तो आपको इस जंग के अंदर हाजिर होना है और इसराइल का मुकाबला करना है। जहाँ हम आज इसराइल खड़ा है, वहाँ के ऊपर, उसके वजूद के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। यो इसराइल के जो पिछले 70 साल में मीडिया वॉर में कामयाब होते हुए फ़िलिस्तीनी इशू को पसे पुश डालने में कामयाब हुआ, और मैं समझता हूँ पूरी वेस्ट की जो मीडिया एम्पायर था, उसने ये कोशिश की कि फ़िलिस्तीनी इशू को ख़त्म कर दिया जाए, उसको इशू ही ना बनने दिया जाए। मैं समझता हूँ 7 अक्टूबर को जो हुआ और ये 1 साला जंग जो हुई, इसने फ़िलिस्तीन के इशू को आज वहीं पहुंचा दिया जहां ये 70 साल पहले था। बिल्कुल। जदी साहब, एक बात बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भी जानना चाह रहे हैं कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट का, इसमें आज हिंदुस्तान का स्टैंड क्या है? दुनिया कैसे परसीव कर रही है? फ़िलिस्तीन में जो लोग हैं या जो हमास के हमदर्द हैं, उन्हें क्या लगता है भारत का स्टैंड क्या है और इजराइल का क्या है? क्योंकि अगर हम बाहर से देखें एज ए न्यूट्रल, तो ऐसा लगता है कि भारत शायद इजराइल के भी साथ है और फ़िलिस्तीन का जो कॉज है उसके भी साथ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है वो शुरू से ये रहा है, और हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, और उसके बाद नेहरू जी की भी यही पॉलिसी थी। उसके अलावा जितने भी हमारे रूलर्स हिंदुस्तान के अंदर आए, जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जो फ़िलिस्तीन और इसराइल से कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक थी। वो लोग, उनका नज़रिया ये था और है कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का हक़ है और वो उनको मिलना चाहिए। उनका पूरा रेसिस्टेंस यूएनओ की कई आर्टिकल्स के तहत वो कानूनी है, चाहे हमास हो, जिहाद इस्लामी हो, या दूसरे फ़िलिस्तीन के अंदर रेसिस्टेंस करने वाले, अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले दूसरे ग्रुप्स हों,
उनका सबका रेसिस्टेंस यूएनओ के चार्टर के तहत भी कानूनी है और जो एक इंसानी हुकूक होते हैं उनके तहत भी कानूनी है, और हिंदुस्तान ने हमेशा उसकी हिमायत की है। और फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश होने के नाते एक टू नेशन थ्योरी भी एक है, हिंदुस्तान उसको भी मानता है कि कम से कम इसराइल अगर बनता है, एक आज़ाद देश बनता है, तो फ़िलिस्तीन को भी एक आज़ाद देश बनना चाहिए। और जो भी रेजोल्यूशंस यूएनओ के पास हुए, हिंदुस्तान उन सब की हिमायत करता है। हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ और नज़रिया ये है कि एक कौम है फ़िलिस्तीनी के जिनको उनकी सरज़मीनों से ज़बरदस्ती और ज़ोर की बिना पे निकाला गया है, उनको दोबारा वहाँ पे बसना चाहिए। और हिंदुस्तानी भी यही चाहता है कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हिंदुस्तान वो देश है कि जिसने हमेशा मजलूमों की हिमायत की। हिंदुस्तान के तमाम तर लोग अपने दिलों के अंदर हर उस कौम की मोहब्बत रखते हैं कि जिसके साथ जुल्म हुआ हो, और इसकी हिमायत हमेशा उन कौमों के साथ रही है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की ये फितरत है, हिंदुस्तान की ये दिल के अंदर हर वो कौम बसती है जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, और हिंदुस्तान ने हमेशा उसकी हिमायत की है। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों का है, वो उनको मिलना चाहिए। और इस पूरे जंग के अंदर जो 1.5 साल के अंदर देखी, हमने देखा कि जो इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी हैं वो फ़िलिस्तीन में गज़ा के साथ खड़े थे, उनकी हमदर्दी गज़ा के लोगों के साथ थी, उनकी पूरे तरीक़े से, मैंने उनकी पोस्ट देख रहा था, उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो वो आज भी अपने उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हैं जो गांधी जी का स्टैंड था। बिल्कुल। और जो लोग हमारे नहीं जानते तो गांधी जी का स्टेटमेंट ये था कि जिस तरह अमेरिका अमेरिकियों का है, इंग्लिस्तान इंग्लैंड वालों का है, उसी तरह से जो फ़िलिस्तीन है वो अरब लोगों का है। इसमें एक चीज़ जदी साहब थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा, बहुत कम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं और शायद बहुत कम लोग जानते भी हैं कि इज़राइल के अंदर भी 18 से 20% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, जो इज़राइली नागरिक हैं, वहाँ के सरकारी महकमों में काम करते हैं और उसी तरह वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं जिस तरह से एक आम इज़राइली करता है। इस परसेप्शन पे ज़्यादा बात नहीं होती। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इज़राइल की जो छवि है, जो उसकी इमेज बनाई जाती है कि वो एंटी मुस्लिम है। इज़राइल कहता है कि अगर हम एंटी मुस्लिम होते तो हमारे यहाँ जो 18 या 20% मुसलमान हैं उनको वो हक़ नहीं मिलते जो एक आम इज़राइलियों को मिलता है। इज़राइल कह रहा है कि हमारा मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो सर्वाइवल की लड़ाई है। आप इसे कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, इसराइल, मैं कहता हूँ फ़िलिस्तीन में 3 कौमें बसती थी। वो मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे और ज्यूस भी थे। तीनों कौमें आराम से वहाँ पे रहती थी 1948 से पहले तक। बिल्कुल। मसला तब ख़राब होता है जब बाहर से जो सेटलर आए और उनको वहाँ पे बसाया गया। फ़िलिस्तीनी जो वहाँ पे अरब भाषी ज़्यादातर लोग थे, उनको उनकी ज़मीनों से, उनके गांवों से, उनके शहरों से उनको खदेड़ के ईस्ट बैंक की तरफ शिफ्ट किया गया, यानी जॉर्डन के अंदर शिफ्ट किया गया। बहुत से सीरिया के अंदर गए या बहुत से लबनान के अंदर। आज भी पिछले 70 सालों से वो अपने कैंप्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 3 नस्लें फ़िलिस्तीनियों की ये कैंप्स में गुजर गई हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जो लबनान में मैं एक मरतबा गया और एक फ़िलिस्तीनी कैंप में गया जो वहाँ का मशहूर कैंप है। उसके अंदर बहुत सारे फ़िलिस्तीनी ऐसे थे कि जिन्होंने अपने घरों की चाबियाँ, जो ज़बरदस्ती उनको उनके गांवों से निकाला गया, उनके शहरों से उनको भगाया गया, वो लोग चाबियाँ लेके आए थे और आज भी वो चाबी उनके टेंट के अंदर टंगी हुई नज़र आएगी। यानी उनकी 3 नस्लें उस टेंट के अंदर गुजर गई, लेकिन आज भी इस उम्मीद में है कि एक रोज़ ज़रूर हम फ़िलिस्तीन के अंदर वापस जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये इरादा और ये जो हिम्मत है, ये हौसला जो है, इसको शिकस्त नहीं दे पा रहा है इसराइल। और यही हौसला, यही जो आरजू है, इरादा है, इस इरादे के सामने आज इसराइल मजबूर है कि वो इस तरह के तांडव करे जो उसने 1.5 साल में किया है। इस कौम को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद करना चाहता है। और जो आपने बात कही कि वहाँ पे 18% मुसलमान बसते हैं, 18% मुसलमान इसराइल ने नहीं बसाए। 18% क्या, बल्कि पूरे फ़िलिस्तीन में मुसलमान थे। अब जो लोग
वेस्ट बैंक के अंदर हैं, उनको इसराइल अपना समझता है, लेकिन उनको उनके हुकूक से बहरहाल वो लोग अपने हुकूक से बरखुरदार नहीं है। वो हुकूक जो एक इसराइली को है, एक सेटलर को जो अमेरिका से आके बस गया है, उसको हासिल हैं, वो एक मुसलमान को वहाँ पे हासिल नहीं है। लड़ाई इसी बात की है। वो ये कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, मुल्क हमारा है, लेकिन बाहर से आने वाला विदेशी जो है वो यहाँ का मसलन देशी बन जाता है, इसराइली बन जाता है, और इसराइल उसको सपोर्ट करता है। तो लड़ाई असल ये है, और मैं समझता हूँ फ़िलिस्तीनी कौम को, उनके इरादों को इसराइल पिछले 70 साल में मसलन उनको निस्तो नाबूद करने में नाकाम रहा। और तारीख का एक हिस्सा ज़ैदी साहब और भी है जिस पर लोग कम बात करते हैं, वो मैं मुसलमानों के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि अगर हम पीछे जाकर देखें, जब क्रिश्चियंस और ज्यूज़ लोग थे, जब ये आमने सामने थे, क्योंकि क्रिश्चियंस बहुत सारे मानते थे कि इन्होंने ही क्राइस्ट को है सूली पे चढ़ाया था, और ज्यूज़ पर जब पूरी दुनिया में क्रिश्चियन हमला कर रहे थे, तो इसी हिस्से में जो ज्यूज़ थे सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित महसूस करते थे वो मुसलमानों के बीच में करते थे। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि उनको लगता था इनमें और हम में सिमिलैरिटी काफ़ी है। देखिए, जो बैतुल मुक़द्दस है, जो मस्जिद अक्सा है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले कौमें, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे ज्यूस हों या मुसलमान हों, वो तीनों के एतबार से एक मुक़द्दस जगह है, होली प्लेस है। वहाँ से सभी की एतक़ादात, सभी के जो अक़ायद हैं वो जुड़े हुए हैं, तीनों कौमों के अक़ायद जुड़े हुए हैं। लड़ाई एक ज़माने तक क्रिश्चियनिटी और यहूदियत के दरमियान ज़माने तक एक लड़ाई थी। बिल्कुल। फिर मुसलमानों ने आने के बाद ये इस कॉन्फ्लिक्ट को हल कराया और वहाँ पे मुसलमान बसे। मुसलमानों ने कभी भी ना क्रिश्चियन को वहाँ से निकालने की बात की, ना ही ज्यूस को वहाँ से निकालने की बात की, बल्कि एक बहुत सुलह आमेज़ माहौल में ज़िंदगी गुजरती रही, मगर ये कि इसराइल का वजूद यूएनओ के थ्रू थोपा गया और उसके बाद सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े शुरू हुए। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर दुनिया ईरान के उस नज़रिए को माने जो ईरान ने थ्योरी पेश की है फ़िलिस्तीन के इशू के हल के लिए, उसका नज़रिया ये है कि जो सेटलर दुनिया से लाके वहाँ पे बसाए गए उनको वापस किया जाए, और जो वहाँ के यहूदी हैं, ख़ुद अरब यहूदी जो हमेशा से फ़िलिस्तीन में रहते आए हैं, जो फ़िलिस्तीनी हैं खुद, चाहे वो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियंस हो, वो एक रेफरेंडम करें और वो तय करें कि किस तरह की हुकूमत वहाँ पे वो चाहते हैं। यही फ़िलिस्तीनी इशू का एक मात्र हल है। इसके अलावा जितने भी हल पेश किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं किसी के हक़ को बर्बाद करने की कोशिश है, किसी के हुकूक को पामाल करने की कोशिश है। ईरान का नज़रिया साफ़ है कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, उसके अंदर यहूदी भी रहें, उसके अंदर क्रिश्चियंस भी रहें, और वो खुद तय करें कि किस तरह के मॉडल की हुकूमत वो। लेकिन ज़ैदी साहब, इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो फ़िलिस्तीन है वो फ़िलिस्तीनियों का है, वहाँ पर उनको उनकी ज़मीन है, और जो यहूदी हैं ये लोग इन्होंने ज़बरन उस ज़मीन पे कब्ज़ा किया। लेकिन यहूदी ये कहते हैं कि 1000 साल पहले तो हम यहाँ के मूल निवासी थे जब ऑटोमन साम्राज्य था, फिर उसके बाद जो हमले हुए हमें यहाँ से भगाया गया, और जब क्रिश्चियंस इनके पीछे पड़े तो उनको भाग के यूरोप जाना पड़ा। यूरोप में भी जब इन पर हमले हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वहाँ पर जो हिटलर ने इनके साथ किया, उसके बाद इनको एक ज़रूरत थी एक देश की, तो इनको यहाँ पर बसाया गया। तो आपको क्या लगता है कि भले ही फ़िलिस्तीन के मुसलमान हो या इज़राइल के यहूदी हो, ये दोनों ही किसी ना किसी रूप में किस्मत के भी मारे, क्योंकि दोनों पर लगातार हमले हुए हैं, दोनों ही अपने घर से उजाड़े गए हैं या उनको वहाँ से बेदखल किया गया। इससे यहूदियों के पर्सपेक्टिव को आप किस तरह से देखते हैं कि हम भी तो 1000 साल पहले यहीं रहते थे, हमें भी तो यहाँ से वैसे ही भगाया गया? देखिए, किसी भी कौम के ऊपर जुल्म हो, इस जुल्म की मुखालफत करना इंसानी इक़दार के मुताबिक है, इंसानी उसूलों में है कि जब आप किसी कौम के ऊपर जुल्म होता हुआ देखें तो उसकी मुखालफत करें। हिटलर ने यहूदियों के ऊपर जर्मनी में जुल्म किया, यकीनन हिटलर की गलती थी, लेकिन हिटलर ने अगर जर्मनी के अंदर जुल्म करके यहूदियों को वहाँ से निकाला या वहाँ पे उनको कत्ल गारत किया, तो ये कौन सी थ्योरी है कि हिटलर का बदला फ़िलिस्तीन की कौम से लिया जाए?
मसलन जो आप पूरा इस्टेब्लिशमेंट इसराइल का देखेंगे, उसके मौसेसीन का, उसके जो जिन्होंने बुनियान गुजार है ज्यूस एजेंसी और ज़ायनिस्ट एजेंसीज़ का, जिन्होंने इसराइल को बसाया है, उनकी थ्योरी है कि हम पे जर्मनी में जुल्म हुआ, हमें वहाँ पे मारा गया, हमें वहाँ से निकाला गया, एक मुल्क की ज़रूरत थी तो हम फ़िलिस्तीन हमें चाहिए। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। अरे आपके ऊपर जर्मनी के अंदर जुल्म हुआ है तो जर्मनी को इस चीज़ का खमियाजा भुगतना चाहिए, उसको आपको देश देना चाहिए। या अमेरिका के अंदर अगर ज़्यादा ज्यूस थे वहाँ पे बसना चाहिए। ये कौन सी थ्योरी है कि मुसलमानों के ममालिक के बीच लाकर आप एक यहूदी देश बनाएं? ये उस तरह की किसी भावना के तहत बसने वाले लोग नहीं हैं। मैं समझता हूँ अमेरिका ने अपने क्षेत्र के अपनी गुंडागर्दी को बाकी रखने के लिए एक स्टेट क्या बल्कि एक चौकी वहाँ पे बनाई है ताकि अरब रूलर्स को कंट्रोल किया जा सके और यहाँ के जितने मनाबे हैं, यहाँ के जितने रिसोर्सेज हैं, उनको कब्जा के अमेरिका लाया जा सके। एक बार फिर से आज की सूरत हाल पे आते हैं ज़ादी साहब। पिछले साल सवा साल में क्या आपका उस खित्ते में जाना हुआ? बिल्कुल, मैंने इराक़ का सफ़र किया है, मैंने ईरान कई मरतबा मैंने सफ़र किया है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में गए हैं? कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी मैं एक मरतबा गया, इन्हीं सवा साल में सीरिया तक में गया, और मैंने देखा कि लोगों के अंदर जो रेसिस्टेंस के मुतालिक जो भावनाएं हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा है। और पूरा खित्ता मसलन आग के उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये नहीं मालूम कितने दिन तक सब्र का मुजाहरा होगा, लेकिन अगर इसराइल अपनी इसी आक्रमण नीति के तहत चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि रेसिस्टेंस के कुछ ग्रुप क्या बल्कि पूरी जो खित्ता है वो रेसिस्टेंस करने तो ज़ादी साहब, लगेगा। जो लोग हम टीवी के ज़रिए तो चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको आप बताइए कि गज़ा पट्टी का इलाका है जो उस एरिया में आम फ़िलिस्तीनी रह रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ और एक ऐसे इंसान के बारे में सोचूं जिसे लगता है कि उसके घर पे भी मिसाइल गिर सकती है, वो राशन की लाइन में खड़ा है वहाँ पर भी बम गिर सकता है, वो अस्पताल में अपनी बच्ची का इलाज करवा रहा है वहाँ भी बम गिर सकता है, और सड़क पे गाड़ी में जा रहा है वहाँ भी बम गिर सकता है। इतनी दहशत में एक इंसान कैसे ज़िंदा रहता है? उसकी थोड़ी हमें मानसिकता बताइए, उसके डर के बारे में बताइए। देखिए, फ़िलिस्तीन हो, सीरिया हो, लबनान हो, ये देश के जो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा जिसको इसराइल समझता है, वहाँ के ऊपर लोगों की ज़िंदगी दो चीज़ों के बीच है। या तो वो ज़िल्लत के साथ जीना सीख लें या इज़्ज़त की ज़िंदगी जिएं। वो लोग, वो ग्रुप्स और वो सियासी पार्टी है जिन्होंने इज़्ज़त का रास्ता अपनाया, उन्होंने बहरहाल रेसिस्टेंस को सपोर्ट किया और रेसिस्टेंस करने को तरजीह दी। अब फ़र्क नहीं करता कि वो मार दिए जाएं, किस लाइन में मार दिए जाएं, राशन की लाइन में मार दिए जाएं, घर के अंदर मार दिए जाएं, या हॉस्पिटल में मार दिए जाएं, या फिर मैदान जंग में अपने दुश्मन से मुकाबला करते हुए मार दिए जाएं। लेकिन ज़ादी साहब, एक इंसानी फितरत ये भी है कि आपकी और मैं मेरी भी बात करूं, हम अपने सीने पे तो गोली खाने के लिए तैयार इंसान हो जाता है, लेकिन जब अपने सामने अपने 4 साल के बच्चे को एक दर्द में देखता है, भूख में देखता है, उसके सर पे चोट लगी है, खून बह रहा है, उसके लिए वो खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा, ये दर्द तो दुनिया का ताकतवर से ताकतवर इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस पीड़ा, इस दर्द की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बताइए, लोग इससे कैसे डील करते हैं? देखिए, इसी पीड़ा और दर्द को मैंने नज़दीक से देखा है। फ़िलिस्तीनियों के दिलों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनके बहते हुए आंसुओं में मैंने ये पीड़ा महसूस की है। लेकिन इस पीड़ा के मुकाबले में वो पीड़ा उनको बहुत ज़्यादा सताती है कि जो एक देश ना होना, उनकी ज़मीनों से उनको निकाल देना, उनके घर के ऊपर किसी भी वक्त बुलडोज़र फेर देना, ये फ़िलिस्तीनियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और वो नहीं जीना चाहते, मसलन चाहते ये हैं कि एक इकट्ठा मर जाएं, जाए कि रोज़ाना अपने सामने तो आप कह रहे हैं कि मौत होते उस हुए खुददारी के लिए वो इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार उनकी है। खुददारी और उनकी जो इज्जत है वो अपने बच्चे की मौत से ज़्यादा अहम है। उनकी आज़ादी और उनकी जो मुल्क की एक बात है वो अपने घर से ज़्यादा अहम है। लिहाजा ना वो अपने बच्चों के सामने, अपने बच्चों को अपने सामने मरते हुए देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक कॉज के जो उन्होंने तय की है, उस कॉज के लिए, वो कॉज उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन उन लोगों की जिंदा दिली को भी मैं सलाम करूंगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक ट्रैवल ब्लॉग देख रहा था ज़ादी साहब,
सीरिया में एक शख्स हिंदुस्तानी ट्रैवल ब्लॉगर वहाँ गए और उन्होंने इस बात का जिक्र 10 बार किया कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, लेकिन मैंने इतने जिंदा दिल और इतने खुश दिल लोग आज तक नहीं देखे। एक वॉर जोन में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में वो आदमी है जहाँ के लोग खुद रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूँ या घूमने आया हूँ, लोग मुझसे पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इंसान खुद भुखमरी की कगार पर है, लेकिन वो मेहमान नवाजी नहीं भूल रहा। इस जिंदा दिली के बारे में बताइए, ये किस तरह की फितरत और किस तरह का स्वभाव है? देखिए, अरब कौमें हमेशा से जिंदा दिल रही हैं। अरबों के अंदर एक चीज़ है, वो मेहमान नवाजी उनके जैसी कहीं नहीं देखने को मिली। और हिंदुस्तानियों से मोहब्बत भी, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत, और फ़िलिस्तीनी कि जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, जिनके पास अपनी ऊपर छत नहीं है, उन लोगों के अंदर भी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं, वो उनका बच्चा, उनका बूढ़ा ना होने का कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा है। वेस्ट की जितनी भी मीडिया थी वो गज़ा की सड़कों पे घूम रही थी हमारे सामने कि कोई बच्चा मिले, कोई बूढ़ा मिले कि जो हमास के 7 अक्टूबर के हमले को कंडम करे और ये कहे कि इनकी वजह से हम भूखे हैं, इनकी वजह से हमारे ऊपर मौत बरस रही है, लेकिन इनकी वजह से हमारे घर तोड़े जाने। लेकिन कोई एक बच्चा, कोई एक इंटरव्यू दिखाइए कि जो किसी चैनल को मिल गया हो ये कहता हुआ कि हमास की वजह से ये सारा काम हमारे साथ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी कौम अपने तमाम वजूद के साथ हमास के साथ खड़ी है और हमास के उस एक्शन के साथ खड़ी है जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया है, उसके बाद जो भी एक्शन उन्होंने किए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हिंदुस्तान के कुछ पर्सपेक्टिव से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ज़ैदी साहब, आप इतने साल ईरान में रहे, आपने कहा कि आपने मिडल ईस्ट के कई कंट्रीज़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी इवन की, वहाँ के हालात भी देखे हैं। वहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर क्या सोच रखता है? जब आप भी अपना वहाँ तारुफ करवाते हैं, आप अपनी पहचान बताते हैं, तो उनके मन में किस तरह के सवाल हैं, उनकी सोच क्या है यहाँ के लोगों को लेकर? देखिए, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री हैं, चाहे वो इराक़ हो, सीरिया हो, लबनान हो, ख़ुद फ़िलिस्तीन या ईरान, जिन कंट्री में मैं ज़्यादा मेरा जाना आना रहा है, वहाँ पे हिंदुस्तान को एक इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है। हिंदुस्तानी उनके लिए एक वो शख्स है कि जो अमनियत पसंद, अमन पसंद है और जहाँ के ऊपर तरक्की है, जहाँ के ऊपर एक तरक्की याफ्ता देश के तौर पे वो हमें देखते हैं। और हिंदुस्तानी का नाम जैसे ही वो सुनते हैं, किसी भी हिंदुस्तानी को देखते हैं, उसके लिए मैंने पहले भी बोला कि वो मेहमान उसको बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चूँकि हिंदुस्तानी कभी भी उनके साथ किसी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं होता कि जो एक हिंदुस्तानी को बदनाम करती हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कौमें हैं वहाँ पे कि जो बदनाम होती हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन हिंदुस्तानी हमेशा जब भी इन कंट्रीज़ में जाता है तो अपने उस चीज़ को बाकी रखता है, अपनी उस सभ्यता को, अपनी उस कल्चर को बाकी रखता है कि जो एक हिंदुस्तान में वो सीखता है। और मैं समझता हूँ ये प्यार बांटना हिंदुस्तान के कल्चर में शामिल है। ये कहीं भी जाता है प्यार बांटता है, और वो जो प्यार बांटता है उससे हिंदुस्तानी की एक छवि बनती है, और जब वो छवि बन जाती है तो फिर आप किसी भी देश में जाएं, जब उन देशों में जाते हैं जहाँ पे इस तरह की आपकी छवि बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ आपको इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है। और अगर मैं इस्लाम के लिहाज से पूछूं, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में रह के जो एक मुसलमान इस्लाम फॉलो करता है, यहाँ भी अलग अलग कई कम्युनिटीज़ हैं और बाहर के मुल्क में भी, आपको क्या लगता है प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है? क्या आपको ये सच में लगता है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा फ्रीडम है अलग अलग कम्युनिटीज़ को अपने हिसाब से चीज़ें प्रैक्टिस करने की, बिना किसी दबाव के, प्रेशर के, बनिस्बत कुछ और मुल्कों के? देखिए, मैंने बोला कि हिंदुस्तान में जो अमनियत है, जो अमन है, ये लोगों के दिमाग में, लोगों के संस्कृति में शामिल है। लोग अपने को इस तरह रखे हुए हैं कि उनके अंदर जो भावना है वो दूसरे के तई बहुत मुस्बत है, बहुत पॉजिटिव है। अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या दूसरी कौमें हो, सब के अंदर एक दूसरे के तई जो प्यार मोहब्बत है, वलाओ आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं या दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो आपस में मेल जोल है, ये चीज़ आपको दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी। जितना प्यार एक मुसलमान को हिंदू देता है,
दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं, इसी मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं देता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को उसके फ़िरक़े की वजह से, उसके ख़ास आइडियोलॉजी की वजह से कत्ल करता है। लेकिन हम हिंदुस्तान में देखते हैं मुख्तलिफ मज़हब होके एक हिंदू के अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो कमाल की है। वो चीज़ दुनिया के किसी मतलब देश आप में कह रहे हैं कि देखने को बाहर नहीं के मुल्कों में हो सकता है एक मुसलमान के अंदर अपने से अलग मुसलमान को लेकर एक्सेप्टेंस ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक हिंदू के अंदर मुसलमान को लेकर उससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। और इसी तरह मुसलमान ने भी यहाँ जीना सीखा। मैं समझता हूँ अगर यही कौमें, यही मुसलमान बाहर के देशों में होता तो ये भी आपस में लड़ता हुआ होता। ये हिंदुस्तान का कमाल है, ये हिंदुस्तानियत का कमाल है। प्यारी बात की आपने। ये हिंदुस्तानियत का कमाल है कि वो अपने अंदर, अपने दामन में बहुत सारी कौमों को समोए हुए है और उनको लेके आगे बढ़ रहा है। ये कमाल है हिंदुस्तानियत का और हिंदुस्तानी होने का। वरना हम तो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में देख रहे हैं कि शिया सुन्नी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वहाबी सूफी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, या इसी तरीके से। और मैंने तो अपने 20 साल के जर्नलिज्म के करियर में शायद कोई ऐसा वाकया सुना नहीं है, टीवी पे हेडलाइन नहीं सुनी कि हिंदुस्तान में कुछ शिया या मुस्लिम। लखनऊ में एक वक्त ज़रूर कुछ होता था, लेकिन अभी हाल के सालों में तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं कभी। देखिए, इक्का दुक्का किसी शहर में, किसी जगह पे ऐसा होना ये नेचुरल चीज़ है। समाज है, समाज की ज़रूरियात हैं और उस ज़रूरियात में एक दूसरे का आपस में मुनाफे टकराता है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन मूवमेंट के तौर पे एक दूसरे के मुकाबले पे खड़े हो जाना, नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें चल जाना और कत्ल व गारतगरी तक ये बात आ जाना और पॉलिटिक्स बन जाना उस देश की, यही ये नहीं होता देश के अंदर। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ मुसलमान को शुक्रिया अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान जैसे देश में बसता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चर्चा के आखिरी हिस्से में हम ज़ैदी साहब आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको मिडल ईस्ट लेकर चलता हूँ। वहाँ की जो पूरी एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बहुत जो पेचीदा समस्या है, आपने एक बात तो कई बार दोहराई है कि रेजिस्टेंस जो है वो लगातार चलना चाहिए वहाँ पर, है ना, क्योंकि कोई भी कौम अपना हक नहीं छोड़ सकती ये सोचकर कि अरे मुझे इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से वैसा सपोर्ट फ़िलिस्तीन के इस कॉज़ को मिला है अब तक जैसा मिलना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो सऊदी अरब के अपने इंटरेस्ट हैं, हाल फिलहाल उसके इज़राइल से ताल्लुकात भी उसके बेहतर हुए हैं। बाकी कंट्रीज़ की भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि जहाँ पर भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होती, एक रूलर होता है, तो उसमें इनसिक्योरिटी रूलर में हमेशा ही रहती है कि मैं कभी भी, मेरा तख्ता पलट हो सकता है और तख्ता पलट हुआ तो फिर अमेरिका ही मुझे बचाएगा। तो क्या आपको लगता है इस इनसिक्योरिटी की वजह से भी जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए इसके फ़िलिस्तीन के कॉज को कुछ मुस्लिम ममालिक नहीं देते हैं? बिल्कुल। देखिए, जितना भी रेसिस्टेंस है, जिन्हें मुकावमत जिसको हम उर्दू में या फ़ारसी में कहते हैं, उसको जो सपोर्ट की तवक्को इन देशों से होना चाहिए, इस्लामी देशों से, ना ये कि सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस ब्लॉक के साथ गद्दारी की और उस रेसिस्टेंस ब्लॉक को हमेशा बेचते रहे। सऊदी अरब हो, वो भी यही काम करता है। इवन जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, जिनको खुद रेसिस्टेंस की ज़रूरत है, वो भी मामला तय करते हैं और कभी भी इन जो भी रेसिस्टेंस ब्लॉक के लीडर्स हैं, हमास के लीडर्स हैं, हिजबुल्लाह, इनको हमेशा वो फ़रोख्त करते हैं, अमेरिका को फ़रोख्त करते हैं, इसराइल की एजेंसियों को। हमने देखा कि कतर खुद तुर्की के जिसके जो आइडियोलॉजिकली हमास का सपोर्टर है, आइडियोलॉजिकली इस माना में कि वो भी ब्रदरहुड है और हमास का ताल्लुक भी ब्रदरहुड से है। वो जो अहले सुन्नत के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है ब्रदरहुड की, अर्दोगान भी उसी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो अपने यहाँ पे किसी भी हमास के लीडर को रखने पे तैयार नहीं। किस लिए? कि उसके ऊपर नेटो का दबाव है, उसके ऊपर अमेरिका का दबाव है, उसको अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, अपनी सियासत को बाकी रखना है। इसी तरह कतर भी इस माना में ज़रूर सपोर्ट करता है कि वो उनको अल जज़ीरा जैसे चैनल के ज़रिए उनको सपोर्ट करता है, उनकी हिमायत करता है। लेकिन जब बात आती है माली इमदाद की, जब बात आती है असलहे की, तो सिर्फ ईरान नज़र आता है। ईरान है कि जिसने हमेशा असलहे से सपोर्ट किया है। ईरान है जिसने अपनी सारी टेक्नोलॉजी जो उसने 46 साल में तमाम तर सेक्शन के बावजूद हासिल की,
वो तमाम की तमाम इस रेसिस्टेंस ग्रुप को के हवाले की कि ये इसराइल का मुकाबला करें। ईरान सिर्फ एक चीज़ में मात खाया, एक चीज़ में शिकस्त खाई है उसने, और वह है मीडिया। मीडिया के हवाले से ज़रूर ईरान को नाकामियाँ मिली हैं, और वो भी इसलिए कि वहाँ के कुछ जो लीडर्स हैं, वहाँ की जो एक इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर उनकी कोताहियाँ हैं। वरना ईरान पिछले 46 साल में अपनी तमाम तर सेक्शन के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद हर चीज़ में दुनिया के जो इस्लामी देश हैं उनके अंदर एक मकाम हासिल किया है। चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन्स हो, मिज़ाइल्स हो, वो चीज़ें हासिल ईरान ने की हैं सेक्शन के बावजूद कि कोई सोच नहीं सकता। और अगर ये देश जो इस्लामी सो कॉल्ड इस्लामी देश अपने को कहते हैं, मैं समझता हूँ इनकी खुद की ज़रूरत एक दिन ईरान बनने जा रहा है। अगर ये आज ईरान के साथ मामला तय करते हैं तो वो चीज़ जो इनको अमेरिका नहीं देना चाहता, ईरान इनको वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और ईरान ने बारहा इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है कि मेरे पास टेक्निकली इल्मी पेशरफ्त के हवाले से जो मैंने हासिल किया मैं आपको देने को तैयार हूँ। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं मजबूर है, चूँकि इनको ये लोग अपनी आवाम के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है अमेरिका के हथियारों के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस रोज़ अमेरिका का सपोर्ट हमसे ख़त्म होगा उस रोज़ हमारे अवाम हमको सत्ता से बेदखल कर देंगे। ज़्यादा साहब, बहुत लोगों के मन में आखिरी की एक दो सवाल हैं, जहन में सवाल ये आता है कि इज़राइल को लेकर जो टक्कर मिलती है इज़राइल को, वो सारी ईरान की तरफ से जो रेजिस्टेंस ग्रुप खड़े किए गए हैं, जिनमें हूती विद्रोही है, हिजबुल्ला है, या आपके हमास के लोग हैं, इनकी तरफ से मिलती है। क्या वो सूरत हाल हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है जहां ईरान और इजराइल में सीधा कोई कॉन्फ्लिक्ट, सीधा कोई वॉर हो? देखिए, हर तरीके का जो पॉसिबिलिटी है ट्रंप के आने के बाद वो आप उसको नकार नहीं सकते। और ऐसा हुआ तो कितना खतरनाक होगा? अगर देखिए ईरान के साथ डायरेक्ट इसराइल का वॉर होता है तो मैं समझता हूँ कि इसराइल, पहले भी मैंने बताया अपनी गुफ्तगू के दरमियान कि इसराइल अपने आप से ख़ुद कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका का वजूद इस पूरे ख़ित्ते में ख़तरे में पड़ सकता है। ईरान के पास वो तमाम तर हथियार हैं कि जो अमेरिकी बेसिस को पूरे ख़ित्ते में निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास वो सारे मिज़ाइल्स हैं कि जो अमेरिका को इस खित्ते से तो बाहर भगाने पे तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था इजराइल और ईरान के बीच में, तो वो कौन सी चीज़ थी जो ईरान को रोक के रखी थी कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इजराइल से ना लड़े? वो क्यों अपने ऊपर वो सेल्फ कंट्रोल था उसका? वो देखिए, जब बात आए इसराइल के साथ दूसरे देशों की लड़ाई की, ईरान की स्ट्रेटेजी ये है कि अपने को पूरे तरीके से जंग में वारिद ना करे। किसी भी देश की एक स्ट्रेटेजी होती है जंगी कि वो ख़ुद मैदान में ना आकर अपने जो अलाइज़ हैं, अपने जो अहदाफ हैं उनको हासिल करे बग़ैर जंग के। ये बड़े मुल्कों की पॉलिसी होती है। ईरान की भी पॉलिसी मैं समझता हूँ यही रही कि वो नहीं चाहता था कि डायरेक्ट इसराइल के साथ उस कॉन्फ्लिक्ट। क्या ईरान को इस बात का भी डर है, उसे अच्छे से पता है कि खुद उसके देश के अंदर वक्त वक्त पे कुछ इस तरह की रेजिस्टेंस होती हैं लोगों की तरफ से, उसे लगता है कि अगर वो सीधा इजराइल से किसी कॉन्फ्लिक्ट में गया तो अमेरिका को बहाना मिल जाएगा? अमेरिका अच्छे से जानता है कि यहाँ की हुकूमत को अपने लोगों की तरफ से भी काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ता है और शायद इस चीज़ को ईरान फेस नहीं करना पड़ता। देखिए, ईरान के ऊपर 46 साल से अमेरिका के सैंक्शन है और उन सैंक्शन की वजह से मुल्क के अंदर इक़्तिसादी हालात बहुत अच्छे नहीं होते। ईरान रेसिस्ट करता है, अपनी आवाम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मुसलसल हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ईरान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ईरान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहे हैं, वो उसकी मुखालफत भी करते हैं, लेकिन ईरान में एक निज़ाम है डेमोक्रेसी का। हर 4 साल में आप अपने वोट की ताकत के ज़रिए अपने सत्ता में बैठे वाले शख्स को बदल सकते हैं। ईरान ने ये निज़ाम उनको दिया हुआ है, लेकिन सैंक्शन की वजह से कोई भी हुकूमत पिछले सालों में लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो इकनॉमी है, उसको सही से नहीं कर पाई है, सही काम उस पर नहीं कर पाई है, और ये सेक्शन है उसकी वजह है। लेकिन जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, मिलिट्री पावर का सवाल है, मैं समझता हूँ ईरान उसके अंदर कमज़ोर नहीं है और ईरान
इन्हीं सेक्शन की वजह से, इकोनॉमिकली जो पोजीशन है उसकी वजह से डायरेक्ट फ़िलहाल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। लेकिन अगर कोई ऐसा ख़तरा ईरान के ऊपर बनता है, डायरेक्ट जंग का एक माहौल बनता है, तो मैं समझता हूँ ईरान पूरे ख़ित्ते को फल्ज कर सकता है, पूरे ख़ित्ते के जो हालात हैं उनको बदल सकता है, और जो अपना हुर्मुज़ स्ट्रेट उसको रोक सकता है। और इसी तरह जब आप हौसियों का मुकाबला नहीं कर पाए, जब आप हौसियों को रोकने में नाकाम हैं, तो ईरान तो वो है कि जो हौसियों को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब, आपने वक्त निकाला, इतनी तफसील से इतने मुद्दों पर बात की। ज़ैदी साहब ने हमें बताया कि मिडल ईस्ट में, ईरान में ख़ास तौर पर क्या कल्चरल की सिमिलैरिटीज़ हिंदुस्तान के साथ, वहाँ के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, और किस तरह से हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो मुख्तलिफ है, या कह सकते हैं वो किस तरह की आज़ादी को इंजॉय करता है जो शायद किसी और देश में नहीं है। साथ ही साथ आपने मिडल ईस्ट के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर हमें बताया कि अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, शायद हमें आने वाले दिनों में इसके नए तेवर देखने को मिले। तो इस चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।